dear student, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. As you know, we are discussing various types of nitrogenous waste, and in it we have studied ammonia, that is ammoniotalism, urea, that is ureotalism, and third main type of nitrogenous waste that we are going to discuss today is uric acid. So uric acid, this uric acid, so the animals which excrete uric acid are known as uricotelic. The animals which excrete uric acid as their principal excretory product are known as uricotelic, and the process is known as uricotalism. Process of excretion of uric acid is known as uricotalism. So here we will write in the same manner, जो पॉइंट हमने वहां पे डिस्कस किए थे वही यहाँ पे कर रहे हैं. प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिकोटेलिज्म के केस में होता है यूरिक एसिड. तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ से बनता है? इट फॉर्म्स बाय ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन. सो इट इज अ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. इसका जो हमने स्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस किया था. एक आपको छोटा सा जो है आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है इसमें. तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन से बनता है. काफी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. डबल मेंबर्ड रिंग यहाँ पर है. कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. जैसे हमने देखा था अमोनिया बहुत ही सिंपल था, यूरिया उससे थोड़ा कम्प्लेक्स था. ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. और अगर मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स है तो जाहिर सी बात है इसकी फॉर्मेशन में जो एनर्जी लगेगी वो भी ज्यादा होगी. सो यू कैन राइट लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर इट्स फॉर्मेशन. तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसकी फॉर्मेशन के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी. और जो हमारे पास हमने देखा था जो अमोनिया था वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था. उसको जो है एनिमल बॉडी एक्युमुलेट कर ही नहीं सकती. इट नीड्स टू बी रिमूव्ड एज सून एज इट फॉर्म्स. उसके बाद हमने यूरिया देखा. कुछ लिमिट तक जो है एनिमल की बॉडी उसको कंसंट्रेट कर सकती थी, अपनी बॉडी में रख सकती थी. इट वॉज फार लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया. यूरिक एसिड के केस में इट इज वेरी 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 लेस टॉक्सिक. सो इट इज लीस्ट टॉक्सिक ऑफ ऑल. तो जितने भी वेस्ट मैटर हमने अभी तक पढ़े उनमें से सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड. तो इट्स लीस्ट टॉक्सिक और टॉक्सिक कम है. इसके रिमूवल के लिए जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत लेस होती है. सो लीस्ट टॉक्सिक है इसलिए वाटर भी जो है लो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. तो हमने देखा अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए. उसी तरह से हमने देखा यूरिया को 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए हमारे पास लगभग 50 ml पानी चाहिए था. तो यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड अगर हमें रिमूव करना है तो वी नीड ओनली 10 ml ऑफ वाटर. 10 ml ऑफ वाटर. सो यू कैन क्लियरली कंपेयर. अब हमने कहा था बोथ अमोनिया और यूरिया दे आर सॉल्युबल इन वाटर. यूरिक एसिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सो इसके जो है बेसिकली छोटे छोटे जो है सॉलिड क्रिस्टल्स जो है वो बन जाते हैं. वो पानी में उस तरह से रिमूव होते हैं. किस तरह से रिमूवल होता है इनका? जो किडनीज हैं वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन. किडनीज पास a dilute solution of uric acid into the cloaca. क्लोएका जो होता है जनरली हम यूज करते हैं टर्म तब जब देर इज क्लोएका इज द सेम ओपनिंग, इज द सेम जनरल ओपनिंग फॉर बोथ गैमीट्स एंड बोथ यूरिन. तो एक्सक्रीटरी मैटर और जेनेटिक मैटर जो जेनेटिक मटेरियल जो स्पर्म और ओवा होते हैं, गैमीट्स जो होते हैं, उनके
रिलीज के लिए अगर एक ही ओपनिंग है तो उसको क्लोएका बोलते हैं। अगर जो हमारे पास एक्सक्रीटरी मैटर है और जो गेमीट्स है उनके लिए सेपरेट ओपनिंग है, तब हम टर्म्स यूज करते हैं जेनिटल ओपनिंग एंड एनस एटसेट्रा। जब कॉमन ओपनिंग होती है तब उसको हमको क्लोएका कहते हैं। तो इस तरह की जो लो रिक्वायरमेंट जो वाटर की है, जैसे हम पढ़ भी रहे हैं कि हैबिटेट के बेसिस पर भी जो है हमारे पास वेरियस तरह का एक्सक्रीटरी मैटर एनिमल्स में होता है। सो इस तरह के जो मैटर है वो एडवांटेजेस कहाँ पर होगा, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के केस में, खास करके बर्ड्स के केस में, क्योंकि बर्ड्स का जो रिक्वायरमेंट होता है दे हैव टू फ्लाई, तो उनकी बॉडी जो वो लाइट होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर वेस्ट मैटर इस तरह का होता है क्योंकि उनकी किडनीज जो है ज्यादा फ्लूइड जो है वो कैरी नहीं कर सकती हैं। आपको शायद पता होगा या नहीं, उसमें जो बर्ड्स में सिर्फ एक किडनी रिटेन रहती है, तो सारी ऑर्गन्स की जो उसमें चेंजिंग्स आई हैं वो भी किस लिए, ताकि उसका जो बॉडी वेट है वो रिड्यूस हो सके। इसीलिए वहां पर वेस्ट मैटर भी ऐसा है जिसके फॉर्मेशन में वाटर की बहुत कम रिक्वायरमेंट है ताकि कम पानी में भी उसका काम चल सके। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन यूरिक एसिड का किडनी से क्लोएका में पास होता है, वहां पर जो थोड़ा सा वाटर, जो बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर भी यूरिक एसिड के साथ गया था, वो भी यहाँ पर रीएब्सॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट को वो अपनी पूरी करता है, लो वाटर रिक्वायरमेंट में भी अपने मेटाबॉलिज्म को चलाए रखने के लिए। तो किडनी पास अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ यूरिक एसिड इनटू द क्लोएका वेयर वाटर इज रीअब्सॉर्ब। अब जो पानी जो है किडनी से क्लोएका में लेके आया था वेस्ट को, वो पानी यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो नियरली सॉलिड फीसिस इज रिमूव्ड। सो खास करके बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी मैटर है, यू मस्ट हैव सीन अ थिक पेस्ट लाइक व्हाइटिश सब्सटेंस होता है, नियरली सॉलिड वो होता है, वाटर का उसमें मिनिमल लॉस जो है वो किया जाता है। तो ये है हमारे पास यूरिकोटेलिज्म। एग्जाम्पल अब हम देखते हैं किन किन तरह के एनिमल्स में ये होता है। एग्जाम्पल जो है, तो बेसिकली यूरिकोटेलिज्म कहाँ होगा, जिनको ऐसे ऑर्गेनिज्म विच हैव टू कंजर्व वाटर, जिनको वाटर कंजर्व करना है, उन एनिमल्स में ये होगा। तो एग्जाम्पल इसमें है इंसेक्ट्स, लैंड रेप्टाइल्स, स्नेक्स, स्नेल्स, लैंड स्नेल्स जो होती हैं, एंड बर्ड्स। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हमारे पास हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स के। तो यहाँ पर बेसिक जो चीज है वो क्या है, दे हैव टू कंजर्व वाटर। तो इनके साथ साथ जो मैन होता है, मैन एंड प्राइमेट्स आपके कहते हैं जो मंकीज, एप्स वगैरह होते हैं उनको। तो मैन एंड प्राइमेट्स में क्या होता है, इनमें भी some amount of uric acid is excreted, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इनमें भी होता है। यूरिक एसिड का सोर्स यहाँ पर क्या होता है, प्यूराइंस का ब्रेकडाउन जब होता है, तो प्यूराइंस हमारे पास क्या क्या रहती है, एडेनिन, ग्वानिन, जो नाइट्रोजनस बेसिस आपने डीएनए के केस में भी पढ़े होंगे, वो प्यूराइंस जो है उनके मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड जो है हम ह्यूमंस में भी बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो आपने एक कंडीशन सुनी होगी, गाउट या गठिया जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। तो उस गाउट में क्या होता है, ये जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बन रहा होता है, ये एक्सक्रीट नहीं हो पाता प्रॉपरली, और ये इसके सॉलिड जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे जॉइंट्स में जमा होने शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेनफुल जो हमारे पास जॉइंट्स जो है हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं गाउट। सो पेनफुल जॉइंट्स ड्यू टू deposition of uric acid in them। जॉइंट्स में अगर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया, वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, तो एक पेनफुल कंडीशन बन जाती है गाउट। यूरिक एसिड से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग टर्म मैं आपको अब नेक्स्ट बताने वाली हूँ।
guano is a term used for fecal matter of some birds, cormorants, pelicans, gannets. So these birds, their excretory matter, fecal matter, consist of insoluble crystals of uric acid and urates. तो इतना ज़्यादा जो है कुछ गुआनो जो है, ये बर्ड्स जो होते हैं ये हमारे पास समंदर के किनारे जो इस तरह पाए जाते हैं वहां पर, या केव्स में पाए जाते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, ये बड़े बड़े चट्टाने बना देते हैं गुआनो की. वो गुआनो क्या होता है, उसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड और यूरेट्स के. तो ये बर्ड्स जो है बहुत ज्यादा फिकल मैटर वहां पे डिपॉजिट करते जाते हैं. तो इस तरह से बड़े बड़े पहाड़ जो है बन जाते हैं फिकल मैटर के, विच कंसिस्ट ऑफ यूरिक एसिड. उनको कहते हैं गुआनो. तो ये जो हमारे पास ये गुआनो है, इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ uric acid and urates, this guano. One more nitrogenous waste I want to add is aminotelism. Don't confuse it with ammoniotalism, that is excretion of ammonia. This is aminotelism, that is excretion of amino acid. So in certain organisms, the excess amino acid they are passed out as such. कोई चेंज नहीं होगा, अमाइनो एसिड ही एक्सक्रीट होंगे, तो उसको हम कहेंगे अमीनोटेलिज्म. तो ऐसा होता है मोलस्क्स में एंड एकाइनोडर्म्स में. तो ये हमारे पास अमीनोटेलिज्म. स्पाइडर्स की मैं आपको बात बताऊं, स्पाइडर्स जो होते हैं दे एक्सक्रीट प्यूराइंस. ये नीट का क्वेश्चन है. प्यूराइंस एक्सक्रीट करते हैं स्पाइडर्स, प्यूराइंस लाइक ज़ैंथिन एटसेट्रा. तो ये हमारे पास कुछ नाइट्रोजनस और वेस्ट हैं. कुछ वेस्ट क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, इस तरह के वेस्ट जो है तरह तरह के नाइट्रोजन वेस्ट हैं. लेकिन मेन जो मैंने आपको बताया वो 3, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज, in some organism there occurs dual excretion. तो ड्यूअल एक्सक्रीशन नाम से ही पता लग रहा है कि डबल मोड ऑफ एक्सक्रीशन है. तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हमारे पास है फ्रॉग का. फ्रॉग जो होता है जब टेडपोल स्टेज में होता है, तो टेडपोल जो है वो पानी में होता है एक्वेटिक कंडीशन में, तो तब वो अमोनियोटेलिक होता है. जब वो फ्रॉग अडल्ट हो जाता है और लैंड पे होता है, तब वो एक्सक्रीट करता है यूरिया. तो वन मोर एग्जांपल इज ऑफ अर्थवॉर्म. सो अर्थवॉर्म जो होता है हमारे पास, अगर प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ वाटर, तब वो एक्सक्रीट करता है अमोनिया. If there is shortage of water, तो वो excrete करता है यूरिया. So these are some examples of dual excretion. You can find some more examples. So this was all about dual excretion and types of nitrogenous waste.